नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से काव्यखंड के लिए कवि रघुवीर सहाय और रघुवीर सहाय के द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। सबसे पहले चर्चा करें कवि के परिचय के बारे में, तो आप इस पर ध्यान देंगे। रघुवीर सहाय के जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म सन 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। जन्म इनका कब माना गया है? 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। रचनाओं की यदि बात करें तो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, अज्ञेय ने 3 तार सप्तकों की रचना की जिसमें प्रत्येक में 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया। तो यहाँ पर जो रघुवीर सहाय का नाम दिया गया है, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई प्रारंभिक कविताओं को दूसरे तार सप्तक में प्रमुख रूप से स्थान दिया गया। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। पत्रकारिता की यदि बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से इनका संबंध रहा, क्योंकि पेशे से ये एक पत्रकार थे और पत्रकारिता से ये जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया है? ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से इनका संबंध रहा। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी ये संबंधित रहे। पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, इसलिए इनका संबंध किन किन पत्रिकाओं से था? कल्पना, नव भारत टाइम्स और दिनमान, इन पत्रिकाओं से इनका संबंध रहा। इनके लिए लेखन करते रहे। सम्मान की यदि बात करें तो रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को उनकी कृति, उनका काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए प्रदान किया गया था और सन 1990 ईस्वी को दिल्ली में कवि रघुवीर सहाय का निधन हुआ। दोस्तों, यहाँ पर कवि रघुवीर सहाय की कुछ 2 पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें कवि के जो विचार हैं वो स्पष्ट होते हैं कि कवि क्या चाहता है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। ये एक संकल्प धर्मी कवि हैं। आशावादी बने रहने का जज्बा कवि लिए हुए हैं। व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ होगा, कि कुछ ना कुछ तो होगा अगर मैं बोलूँगा। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ यदि मैं कुछ बोलूँगा, लगातार बोलता रहूँगा, तो कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम निकलेगा। ये सोच करके व्यक्ति को चुप नहीं बैठना चाहिए कि मेरे बोलने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि व्यक्ति को यही सोच करके आवाज़ उठानी चाहिए कि मैं कुछ भी बोलूँ उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ही। तो यहाँ पे यही बात करें कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। अगर मैं लगातार कुछ बोलता रहूँगा तो इसका परिणाम ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा। न टूटे तिलिस्म सत्ता का। यहाँ पे सत्ता का तिलिस्म टूटने की बात कर रहे हैं कि चाहे शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदले या न बदले, शोषण की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदले या न बदले, अन्याय की जो परिपाटी है वो बदले या न बदले, लेकिन कम से कम मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। मेरे मन में जो हीन भाव हैं, जो कायर विचार हैं, कमज़ोर विचार हैं, वो तो कम से कम टूट जाएंगे। अर्थात मैं अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ तो कम से कम बोल सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ। तो इस प्रकार से एक जिजीविषा शक्ति जगाने का प्रयास कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। आगे बात करते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है समकालीन हिंदी कविता। अब ये समकालीन हिंदी कविता क्या है? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में
संपूर्ण काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले काल आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और अंततः आधुनिक काल में काल विभाजन किया गया है। आधुनिक काल को भी समय के हिसाब से अलग अलग विचारों के हिसाब से अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। इसमें 1900 तक के समय को द्विवेदी भारतेंदु काल के नाम से जाना गया। 1900 से 1918 या 20 तक के समय को 18 तक ही माने, क्योंकि 18 से तो छायावाद का काल शुरू होता है। तो 18 से 36 का छायावाद, 36 से कुछ 38 भी मानते 1938, और 38 से 43 का जो समय है वो प्रयोगवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 43 से 51 का जो समय है प्रगतिवाद के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 51 से 60 का समय नई कविता काल के नाम से हिंदी में प्रसिद्ध है। 60 से 65 का समय साठोत्तरी काल से जाना जाता है, और 65 के बाद में लिखी गई कविताओं को या 65 के बाद का जो समय है वो समकालीन हिंदी कविता के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ पर देखिए, सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल आदि बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी, यानी बहुत ही सीधी सरल भाषा में उन्होंने अपनी बात कही। सीधी सरल भाषा में उन्होंने, उनकी कविताओं की भाषा बहुत सरल है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर, यानी इन्होंने अपने आसपास के विषय पर, लोगों पर, समस्याओं पर केंद्रित कविताएं लिखी। हत्या, लूटपाट, आगजनी, जो अराजकता का माहौल है, हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म, इनकी कविताओं में उतर करके खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे ही नहीं रह जाते, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। क्योंकि ये एक पत्रकार थे, इसलिए इनकी रचनाओं में हम इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोगों में अपनी जानकारी, अपने आप को, अपना अन्वेषण करने की एक माध्यम के रूप में उभरती हैं। यह ठीक है कि वे पेशे से एक पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं बल्कि एक सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वे एक सफल साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। कविता को उन्होंने एक कहानी और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है, यानी भरी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर रचनाएं इनकी सहज शैली में ही लिखी और बखूबी लिखी है। आगे बात करते हैं, बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित, बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबनाओं और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर शाह की कविताओं की दूसरी प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है? छोटे या लघु की महत्ता स्वीकार करना। इन्होंने समाज का जो शोषित वर्ग है, जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसके भी महत्व को इन्होंने स्वीकार किया है और अपनी रचना के लिए चुना। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि तुच्छ जो समाज को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, जिनका समाज हमेशा तिरस्कार करता रहता है, ऐसे विषयों को भी कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया है।
उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की इनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यहाँ पे बात करें विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु में यहाँ जो कविता दी गई है, कैमरे में बंद अपाहिज, क्या वर्ण विषय है इसका? तो अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को, समाज की दारुण विडंबना क्या है, समाज की जो संवेदनहीन मानसिकता है उसको पकड़ने की जो कला रघुवीर साहब की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। इसका जिक्र हमने पहले भी किया, लोग भूल गए हैं संग्रह, यही वो संग्रह है जिसके लिए भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा रघुवीर साहब को पुरस्कृत किया। शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। यहाँ पर इस कविता की यदि वर्ण विषय की बात करें तो कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि कार्यक्रम संचालक या मीडिया के जो उद्घोषक हैं अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, लोगों की वाहवाही लेने के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से क्रूर हो जाते हैं, अमानवीय हो जाते हैं। शारीरिक रूप से अपंग लाचार जो व्यक्ति है उसको वो साक्षात्कार के लिए अपने सम्मुख लाते हैं और उससे हृदयहीन प्रश्न पूछ करके, संवेदनाहीन प्रश्न पूछ करके उसे बहुत दुखी करते हैं। इसके पीछे उनका सिर्फ उद्देश्य इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, उनको उस अपंग व्यक्ति की पीड़ा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस बात को इस कविता के माध्यम से एक व्यंग्य के अंदाज में कवि ने यहाँ पे स्पष्ट किया है। कविता के दौरान हम पढ़ेंगे, किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को, किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने का मतलब है, क्योंकि मीडिया कर्मी या दूरदर्शन संचालकों की ऐसी धारणा है कि हम बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक अपने भावों को पहुँचा सकते हैं और ऐसे किसी लाचार व्यक्ति की संवेदनाओं को हम उन तक पहुंचा सकते हैं, उसके प्रति हम करुणा जगा सकते हैं। तो पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। कवि का ऐसा मानना है कि ये जो माध्यम है ये बड़े सशक्त माध्यम है और इनका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। जो लाचार व्यक्ति है उस व्यक्ति के प्रति संवेदनाएं हमारे मन में होनी चाहिए और दूसरे के मन में भी हम उनके प्रति संवेदनाएं जगाएं, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये व्यंग्य है इन लोगों पर। लेकिन विडंबना यह है कि जब आप पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि कारोबारी दबाव, ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो, उनका चैनल कमाए, इसलिए संवेदनहीन हो जाते हैं। रघुवीर साहब जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द और यातना को बेचना चाहता है। दुख, दर्द और यातना को बेचना मतलब अपनी पीड़ा को बेच करके जीवन यापन करना, अपनी लाचारी को लोगों के सामने बेचना, मजाक बनवाना। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया। प्रतिपाद्य की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति अपनाने का, संवेदनशील तरीका अपनाने का
और उनको प्रेरित करने के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो धुर संवेदनहीनता को कवि ने रेखांकित करके अपनाया है कि किस प्रकार से लोग इनके प्रति व्यवहार करते हैं। ऐसा तरीका अपनाकर कवि चाहता है कि लोगों का इनके प्रति दृष्टिकोण बदले। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। साधारण रूप से हम कहें तो कार्यक्रम की शुरुआत होती है लोगों के मन में करुणा जगाना, लेकिन कार्यक्रम धीरे धीरे क्रूर बन जाता है। सबसे पहले हम बात करें इस कविता की प्रतिपाद्य की। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की यदि प्रतिपाद्य की बात करें तो ध्यान देंगे, दूरदर्शन कार्यक्रमों की सोच और स्तर पर प्रकाश डालना, अप्रत्यक्ष रूप से अपाहिजों के प्रति सहानुभूति तथा करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देना ही प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य है, मूल भाव है, मूल कथ्य है। शिल्प की यदि बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करें इसकी शैली की। तो शैली इसकी हम देख सकते हैं नाटकीय शैली है और संवाद शैली इसमें आप देख सकते हैं। संवादों के द्वारा इसमें बातें कही गई हैं। तो ये दो प्रमुख शैलियों का प्रयोग इसमें हुआ है। भाषा की बात करें तो भाषा इसमें है खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली। शब्दावली की बात करें तो इसमें तत्सम प्रधान है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है। काव्य गुण की बात करें तो प्रसाद गुण का प्रयोग इसमें देखने को मिल सकता है। रस की यदि बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में करुण रस का प्रयोग हुआ है। कौन से रस का प्रयोग हुआ है? करुण रस का। रचना पूरी छंद मुक्त है, किसी प्रकार की छंद में नहीं है, छंद मुक्त रचना है, छंदबद्ध रचना नहीं है। कहीं कहीं पर टेलीड्रामा पद्धति का प्रयोग भी हुआ है। टेलीड्रामा पद्धति, देखिए यहाँ पर एक शब्द है टेलीड्रामा। अब ये टेलीड्रामा क्या होता है, ये पद्धति क्या होती है, कहाँ इसका प्रयोग होता है? तो जहाँ कविता में नाटक की तरह या उपन्यास की तरह कोष्ठक के द्वारा जो कथन व्यक्त किए जाते हैं उन्हें, या वहाँ पर टेलीड्रामा शैली हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और भी कई ऐसी बातें हैं जो कोष्ठक के द्वारा आगे आपको कविता में देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से टेलीड्रामा पद्धति का उपयोग भी इसमें किया गया है। तो यहाँ इसको टेलीड्रामा को यदि स्पष्ट करना चाहें तो फिर से मैं एक बार बोल दूं कि कोष्ठक का प्रयोग कर जिन कठिन शब्दों या भाव भंगिमाओं को स्पष्ट किया जाता है वही टेलीड्रामा पद्धति कहलाती है। अब बात करते हैं हम अपनी कविता की मूल विषय वस्तु पर। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे, बहुत ही सीधी सरल सहज भाषा में लिखी गई ये कविता है। अर्थ में ज़्यादा मशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ेगी समझने में, क्योंकि सीधी सरल है, आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन पंक्तियों के भाव समझने के लिए हमें बहुत ही सचेत रहना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो कवि कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। दोनों पंक्तियों दूरदर्शन उद्घोषकों के लिए आई हैं और ये व्यंग्य है यहाँ पर कि समर्थ, हम कुछ भी करने में समर्थ हैं। कुछ भी करने से यहाँ पे यदि हम अर्थ लें तो दूरदर्शन के जो संचालक हैं, उद्घोषक हैं, उनका मानना है कि हम अपनी बात को एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में समर्थ हैं। हम शक्तिवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को पर्दे पर दिखाकर उसे सम्मान दिला भी सकते हैं और उसका सम्मान गिरा भी सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अब कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। अर्थ पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कवि रघुवीर सहाय वर्णन करते हुए बताते हैं कि दूरदर्शन के उद्घोषक, या यूं कहें कि दूरदर्शन के जो कार्यक्रमों के संचालक हैं, वे स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानकर चलते हैं। ऐसा मानने के पीछे उनका कारण है कि वे अपनी बात को सुदूर तक प्रसारित करने में समर्थ हैं। इस कारण उनमें अहम का भाव आ जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है और वे दूसरे को कमज़ोर समझने लगते हैं। ये व्यंग्य भी इन लोगों पर किया गया है। तो यहाँ पे कहेंगे हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कार्यक्रम के संचालक कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम अपनी बात को एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने में समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। शक्तिवान कहने के पीछे बस सिर्फ इतना भर है कि हम शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास वो शक्ति है कि हम अपनी इस शक्ति के प्रभाव से किसी व्यक्ति को सम्मान दिला भी सकते हैं और सम्मान गिरा भी सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को लोकप्रिय भी बना सकते हैं और उसकी छवि को धूमिल भी कर सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर देखिए, दूरदर्शन के जो कार्यक्रम संचालक हैं, बंद कमरे का मतलब है किसी एक ऐसे लाचार व्यक्ति को बंद कमरे में लाएंगे, खाली कमरे में लाएंगे। क्यों लाएंगे? दुर्बल, कमज़ोर, लाचार क्यों लाएंगे? उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसके प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए, लोगों की हमदर्दी पाने के लिए। तो देखिए, इसके भाव पर आप विचार करेंगे कि जो दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक हैं, वो स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर एवं व्यथित व्यक्ति को बुलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको बड़ी सहज रूप में पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इस कमरे में आने के बाद वो क्या करेंगे? उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? देखिए, उस अपंग व्यक्ति को स्टूडियो के कैमरे के सामने लाकर वे लोग उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? अपंग व्यक्ति से उसकी अपंगता का प्रश्न करना उसके दुख को बढ़ाने वाला होता है। क्या आप अपाहिज हैं? जबकि वह व्यक्ति स्पष्ट अपंग दिखाई दे रहा है, फिर भी ये बेतुका प्रश्न उसके समक्ष किया जाता है। स्पष्ट दिख रहा है कि वो शारीरिक रूप से असमर्थ है, असक्षम है, लेकिन फिर भी उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं? तो ये उनकी संवेदनहीनता नहीं है तो और क्या है? सिर्फ इसी प्रश्न तक वो सीमित नहीं रहते हैं। अपनी अमानवीयता दिखाने के लिए वो आगे और पूछते हैं, तो आप अपाहिज, तो आप क्यों अपाहिज हैं? देखिए, तो आप क्यों अपाहिज हैं? उससे पूछेंगे, तो आप अपंग क्यों हैं? इस लाचारी का कारण क्या है? क्यों हैं आप? उस अपंग व्यक्ति से ऐसा प्रश्न करना, ऐसा पूछना सर्वथा अनुचित है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा पूछते हैं। और ऐसा पूछने का मतलब है वो अपंग व्यक्ति कार्यक्रम संचालकों द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा। जब वो चुप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अमानवीय प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, तो वो चुप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो और यदि वो चुप हो जाएगा तो उनका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसलिए वो क्या करेंगे? उसके दुख को और कुरेदेंगे और उससे अगला प्रश्न पूछ देंगे। उसके दुख को बढ़ाने के लिए अगला प्रश्न क्या पूछेंगे? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देखिए, ये प्रश्न पूछने का मतलब क्या हुआ? कि आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, तो देता है।
कहने का भाव है कि वो उसकी अपंगता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप अपनी अपंगता पर सुख तो कभी भी महसूस नहीं करते होंगे। देता है, क्या वास्तव में आपको इससे दुख होता है? इस तरह बेहुदे बेतुके प्रश्न अपाहिज से पूछे जाते हैं, तब वो कुछ नहीं कह पाएगा। उल्टा उसे अपने अपाहिज होने से सचमुच दुख होने का समर्थन किया जाएगा। दुखी, यहाँ पे देखिए ध्यान देना है हमें कि उससे पूछेंगे तो आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। ये प्रश्न पूछेंगे जो उसके दुख को बढ़ाने वाले हैं। उसकी अपंगता का मजाक बनाया जा रहा है। वो अपंग व्यक्ति, लाचार व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता है। जब वो चुप हो जाता है तो कार्यक्रम संचालक इस मौन को, इस व्यथा को क्या दिखाएंगे कि देखिए इस व्यक्ति को अपने अपाहिज होने का सचमुच बहुत दुख है, वो इसका समर्थन करेंगे। जबकि ये दुखी किससे हुआ है? उन कार्यक्रम संचालकों के व्यवहार से। लेकिन पर्दे पर कुछ और ही दिखाया जाएगा। वास्तव में उसको क्या दिखाया जाएगा कि ये अपनी अपंगता से दुखी है। दुखी किससे हुआ है? उनके द्वारा पूछे गए अमानवीय प्रश्नों से। आगे बात करते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा शब्द यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न पूछे, आप अपाहिज हैं, क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिज क्यों हैं? यहाँ पे आप प्रश्न अलंकार का प्रयोग आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर पूरी रचना में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का ही प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। कोई विशेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम आगे बात करते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जिस टेलीड्रामा पद्धति की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम संचालक कैमरामैन को निर्देश देता है कि इसके चेहरे को और अधिक बड़ा करके कैमरे पर दिखाओ। इसके चेहरे को और अधिक बड़ा करके कैमरे पर दिखाओ, अर्थात पूरे पर्दे पर इसके चेहरे को दिखाओ। ऐसा करने के पीछे क्या मानसिकता है उन लोगों की? ऐसा करके वो लोग ये चाहते हैं कि उसके चेहरे के जो गंभीर भाव हैं वो दर्शकों को स्पष्ट दिखाई दें और दर्शक ये अनुभव करें कि ये व्यक्ति अपनी अपंगता से कितना दुखी हो चुका है। कैमरा बड़ा करने के बाद फिर क्या करेंगे? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? वही बेतुके प्रश्न फिर से शुरू कर देते, क्योंकि अभी तक उसके चेहरे से वो दुख प्रकट नहीं हुआ है जो कि कार्यक्रम संचालक या दूरदर्शन संचालक चाहता है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा। फिर वापस वही बेतुके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है? उसके चेहरे को सामने ला करके उसकी अपंगता को दिखाना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वो उत्तेजित होकर के अपंग व्यक्ति से फिर पूछेंगे कि जल्दी से बताइए आपका दुख क्या है। वो बता नहीं पाएगा और संचालक को अपंग व्यक्ति की पीड़ा के प्रति कोई संवेदना नहीं रहती है। वह जानता है कि अपंग व्यक्ति ऐसे प्रश्न पर चुप ही रहेगा, इसलिए वह कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे प्रश्न करना अपना कर्तव्य मानने लगता है। ये व्यंग्य है ऐसे लोगों पर। यहाँ पर यदि इस काव्यांश की बात करें पूरे की, तो पूरे काव्यांश में हम क्या विशेषताएं देखें? इसके वर्ण विषय को लेकर के यदि कहें कि प्रस्तुत काव्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है और क्यों, तो आप इसका उत्तर आप बड़े देखें। किस पर व्यंग्य किया गया है आपको कई बार बता दिया गया है। इस प्रस्तुत काव्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों और उनकी कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वे अपने कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण और सशक्त तथा कारोबारी बनाने के चक्कर में अपंग लोगों की मानवीय भावनाओं का तिरस्कार कर देते हैं, इसलिए इन लोगों पर व्यंग्य किया गया है।
अब देखिए इसमें ये करें कि संचालक दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति से दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है। वो इसलिए कहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम, उनका प्रसारण रोचक बने। वो अपाहिज व्यक्ति से संवेदना न रख कर के यही चाहता है कि बिना समय गंवाए वह अपना दुख दर्द प्रकट कर दे ताकि लोग सुनकर करुणा से भर जाएं। यही इनकी मानसिकता इसके पीछे है। अब यहाँ पे बात करें कि अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न पूछने पर भी वह अपना दुख क्यों नहीं बता पा रहा है, तो इसका उत्तर हम बड़े सहज भाव से दे सकते हैं कि अपाहिज से पूछे गए प्रश्न सहृदय एवं संवेदना से रहित हैं। उन्हें सुनकर अपाहिज के हृदय को ठेस पहुंचती है। इस कारण वह बार बार पूछने पर भी अपना दुख प्रकट नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। यहीं तक उनकी बात पूरी नहीं होती है, इससे आगे भी वो अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हैं। और देखिए क्या करते हैं कि सोचिए बताइए अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। वापस वे ही प्रश्न उसके सामने, कैसा यानी कैसा, और फिर हम खुद इशारा करके बताएंगे क्या ऐसा, फिर हम खुद इशारा करके बताएंगे क्या ऐसा। अब यहाँ पर खुद इशारे से बताना दूरदर्शन संचालकों की किस मनोवृत्ति का परिचय देती है ये पंक्ति। तो उनकी हृदयहीनता का, अपंग व्यक्ति के सामने हम उसकी अपंगता का मजाक बनाएं, उसका नाटक करके दिखाएं, तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा, इससे बड़ी अमानवीयता और क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, कवि रघुवीर सहाय वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रमों का संचालक एक व्यक्ति का साक्षात्कार लेते समय उससे अटपटे प्रश्न पूछता है। उससे पूछता है कि आप सोच करके बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अर्थात बात करें अपाहिज होने से आपको कितना दुख होता है। ये कहने का भाव है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, मतलब आपको कितना दुख होता है। यदि वह अपाहिज कोई उत्तर नहीं देता है तो कार्यक्रम संचालक स्वयं उसके कष्ट का अभिनय करते हुए संकेत करके बताता है, बेहुदे इशारे करते हुए कहता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है। ये उनकी संवेदनहीनता की चरम सीमा है। फिर वह कहता है, देखिए सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। यहाँ पे देखिए यह अवसर खो देंगे, ये कहने के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं इसके बाद, कि आज तुम्हारे पास मौका है, हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, आज तुम्हारी पीड़ा को हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आज तुमने अपनी पीड़ा को दुनिया को नहीं बताया तो आप ये मौका भी खो देंगे और आप अपनी पीड़ा से लोगों की हमदर्दी नहीं लेंगे। तो वो क्या करते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते देखिए क्या करते हैं कि बताइए, सोचिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। कार्यक्रम संचालक फिर कहता है कि आपको पता है कि हमने ये मौका दिया है और इस मौके को आप यूं ही नहीं खो सकते हैं, तो बल्कि क्या करते हैं कि थोड़ी कोशिश कीजिए और अपनी पीड़ा को लोगों को बताइए। आपके सामने लोगों को अपनी पीड़ा बताने का ये सुनहरा अवसर मिला है। दूरदर्शन पर सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपना दर्द नहीं बताने से आप यह मौका खो देंगे, इसलिए बता दो। आपको ऐसा मौका देकर हमने आप पर एक एहसान किया है, आपको ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिल सकेगा। आगे देखिए हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ये लोग प्रश्न पूछ करके उसे रुला देंगे। और क्या करते हैं देखिए, कार्यक्रम का संचालक कहता है कि आपको पता है कि हमें अपने इस कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए यह ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख दर्द स्पष्टतया बता दे। अब स्पष्ट नहीं बता रहे तो हम प्रश्न पूछ कर उसे रुला देंगे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख दर्द प्रकट करे और इसके लिए उससे इतने प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रश्न पूछ कर ही उस व्यक्ति को रुला देंगे।
इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। उस समय दर्शक भी उस अपंग व्यक्ति के रोने का पूरा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को उसके मुख से सुनना चाहते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ पाठक के प्रति भाव है कि पाठक भी शायद उस समय यही सोचते हैं कि कब ये व्यक्ति अपनी अपंगता से पीड़ित होकर के रोने लगेगा। क्या वे भी रो देंगे, अर्थात क्या उनकी प्रतिक्रिया मिल सकेगी? लेकिन देखिए, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, पूछेंगे नहीं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। पर्दे पर क्या दिखाएंगे? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक का यह प्रयास रहता है कि उसके बेहुदे प्रश्नों से अपाहिज रोने लग जाए और उससे संबंधित दृश्य का ही वो प्रसारण करे। इसलिए वो क्या करता है, अपाहिज की सूजी हुई आंख को बहुत बड़ी करके दिखाता है। पूरी स्क्रीन पर फूली हुई आंख, उसकी करुणा से भरी हुई सूजी हुई आंख को पूरी स्क्रीन पर बड़ी तस्वीर पर्दे पर पूरे पर दिखाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह उसके दुख दर्द को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है। वह अपाहिज के होठों की बेचैनी एवं लाचारी भी दिखाता है। बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर, बड़ी बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट का मतलब यहाँ पर दिया गया है उसके होठों की जो बेचैनी है, लाचारी है, जो फड़फड़ाहट है, उसको भी वो नज़दीक से बड़ा करके दिखाता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अवर्ण उवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। उसके होठों पर जो भाव आए हैं, जो बेचैनी आई है, उसे सभी पाठक दर्शक यही समझेंगे कि ये व्यक्ति अपनी अपंगता से बेचैन है। परंतु इतना प्रयास करने पर भी जब वो नहीं रो पाता है तो वो और सोचते हैं कि इसको रुलाया कैसे जाए। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों संग रुलाने हैं। तब कार्यक्रम संचालक जब दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं हो पाता है तो वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देते हुए कहता है कि बस करो, धैर्य रखो, हम देखते हैं एक बार और प्रयास करके, दोनों को एक साथ रुलाना है। लेकिन ये बात रो नहीं पाते हैं तो क्या करता है वो कि बस करो, आप वह दोनों कौन? कैमरामैन नहीं, क्षमा करना, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक। कैमरामैन को फिर संचालक इशारा करता है कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है मतलब इस कथन के पीछे या इस कथन में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करने के लिए कवि ने कहा है। आगे अपनी किताब में प्रश्न भी दे रखा है कि दूरदर्शन पर या पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। तो इस पंक्ति को आप समझने का प्रयास करें। दूरदर्शन पर समय की कीमत है, चाहे उद्देश्य पूरा हो या ना हो। कवि ने दूरदर्शन वालों की प्रवृत्ति को दिखाकर उन पर करारा व्यंग्य किया है, ये इस पंक्ति के माध्यम से। और देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है ऐसा कहकर के हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद। इस प्रकार से अपाहिज व्यक्ति के चेहरे से कैमरा हटाकर संचालक दर्शकों को संबोधित करते हुए कहता है कि अभी आपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया गया कार्यक्रम प्रत्यक्ष देखा। इसका उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को पूरी तरह संप्रेषित करना था, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, अर्थात अपाहिज के रोने का दृश्य नहीं आ सका, दर्शक भी नहीं रो पाए। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। और अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है। यह धन्यवाद मानो उसके संवेदनहीन व्यवहार पर करारा व्यंग्य है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। और ये ही करारा व्यंग्य इसके माध्यम से कहा है। अब यहाँ पे हम बात करें
प्रश्नों की कि हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। देखिए यहाँ पर पंक्ति दी गई है, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कार्यक्रम संचालक ऐसा क्यों करना चाहता है? तो ऐसा क्यों करना चाहता है कार्यक्रम संचालक? इसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों पर आक्षेप किया गया है, व्यंग्य किया गया है कि वे दीन दुखियों एवं अपाहिजों के साक्षात्कार के प्रसारण से संबंधित कार्यक्रम को रोचक बनाते हैं। इस कार्य में वे अपनी हृदयहीनता दिखाते हैं। यही बात इसके माध्यम से कही गई है। यहाँ पर देखिए फिर एक प्रश्न बन सकता है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज की कैसी तस्वीर दिखाता है और क्यों दिखाना चाहता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द को अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखाना चाहता है और अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आँख और होठों पर जो कसमसाहट है, ये तस्वीर दिखाना चाहता है, उसकी लाचारी को दिखाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम रोचक बन सके। इसके पीछे सिर्फ इसकी यही मानसिकता रहती है। अब हम बात करते हैं और एक प्रश्न की। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से बार बार क्यों पूछता है कि आप अपाहिज हैं? खुद इशारे करके बताएंगे। ये अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ही ऐसा करते हैं। प्रश्नों की यदि बात करें तो देखिए, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है। ये पंक्तियां, इनका औचित्य क्या है? ये दर्शकों को लक्ष्य करके रखी गई हैं। कुछ संवाद अपंग व्यक्ति एवं संचालक से संबंधित हैं। इन कोष्ठांकित पंक्तियों का औचित्य सिर्फ इतना भर है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम संचालन की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके तथा संचालक का बनावटी उद्देश्य पूर्ति वाला और स्वार्थी तथा छल छद्म रूप प्रकट हो जाए। सिर्फ इतनी इसके पीछे है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है। कितनी सुंदर, कितना बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता कैसे है दोस्तों? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाने की एक कविता है, परंतु इसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को प्रभावी एवं बिकाऊ बनाना है। वह अपनी अपंगता बेचना चाहता है, अतः कार्यक्रम काफ़ी रोचक बने, इसके लिए वह करुणा दिखाता है, परंतु उसकी करुणा एकदम बनावटी है, उसमें क्रूरता छिपी हुई है। संचालक द्वारा अपाहिज व्यक्ति से बार बार पूछा जाना कि क्या आप अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, कितना देता है, कैसा लगता है, अभिनय करके बताना, ये सभी प्रश्न कार्यक्रम को कारोबारी दबाव के कारण और संवेदनाहीन होकर के बढ़ाने वाले ही प्रकट होते हैं। हम समर्थ शक्तिवान दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से क्या व्यंग्य किया है? तो पंक्ति के माध्यम से ये व्यंग्य किया है कि वर्तमान काल में दूरदर्शन के संचालक एवं मीडिया वाले स्वयं को बहुत ही ताकतवर मानने लगे हैं, या मानते भी हैं। वे सोचते हैं कि हम जैसा चाहें कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं, हम जिसे चाहे सम्मान दिला सकते हैं, जिसे चाहे दूरदर्शन पर लाकर उसके सम्मान को गिरा सकते हैं। मीडिया वाले संवेदनाहीनता भी रखते हैं और उनकी ऐसी दूषित मनोवृत्ति तथा संवेदनहीन आचरण पर कवि ने ये सशक्त व्यंग्य किया है। चौथे प्रश्न की बात करें, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति अर्थात अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता जो कि संचालक है, दूरदर्शन के उद्घोषक हैं, उसको लगेगा कि उसका कार्यक्रम काफ़ी प्रभावपूर्ण और संवेदना से युक्त बन गया है, कि जिस उद्देश्य के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है।
प्रश्न की यदि फिर से बात करें 5वें प्रश्न पर कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। तो किस रूप में रखा है? दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को कार्यक्रम दिखाने के लिए समय भी कम दिया जाता है, परंतु इसमें धन अर्थात परिश्रम अधिक मिलता है और वास्तव में धन अर्जन के लिए ही साक्षात्कार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपंगता दिखाता है, अपाहिज का दुख दर्द प्रसारित करता है। इस प्रक्रिया में उसकी अपंगता के प्रति दया या सहानुभूति नहीं रहती। इसमें व्यावसायिक स्वार्थ, क्रूरता, बनावटीपन पूरी तरह से हावी रहता है। कवि ने ऐसे दृष्टिकोण को सर्वथा निंदित मान करके इस पर आक्षेप करते हुए ये पंक्ति कही है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर हमें इतना वक्त नहीं मिलता है और कम वक्त में हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना होता है, उसी में हमें इसको स्पष्ट करना होता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इसका क्या आशय है? आशा है उसे आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। क्या आशय है? इसका आशय है कि इस कार्यक्रम से दर्शकों को संतुष्ट कर पाएगा, फिर भी वह कैमरे की तकनीकी विशेषता से अपाहिज की पीड़ा को दिखाने का पूरा प्रयास करता है और जो पीड़ा उनको हुई है उस पीड़ा को दर्शक वर्ग यही मानेगा कि वो व्यक्ति अपनी अपंगता से दुखी है। यहाँ पे अब बात करते हैं एक प्रश्न, यह अवसर खो देंगे में किसके लिए और किस दृष्टि से ये बात कही गई है? तो यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों द्वारा अपाहिज के लिए कहा गया है कि अपाहिज व्यक्ति दर्शकों को अपना दुख दर्द बताने का यह सुनहरा मौका है, इसलिए वो अपनी व्यथा जल्दी से कह दे, वरना यह अवसर खो देगा, क्योंकि दोबारा उसको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वो जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष, दर्शक वर्ग के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत कर सके। दूरदर्शन वाले, अब यहाँ पर पूरी कविता की बात कर लें, दूरदर्शन पर एक दुर्बल को लाएंगे। इसका कारण क्या हो सकता है आपसे अगर पूछा जाए तो क्या कारण हो सकता है इसका कारण हो सकता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना होता है, परंतु दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या भी बढ़े, उसमें रोचकता आए और संवेदना को सहजता से बेचा जा सके, इसके लिए ऐसे किसी कमज़ोर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सकता है। आशा है आपको पढ़ाया गया पाठ, बताई गई विषय वस्तु पूरी तरह से समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से लक्ष्मीकांत शर्मा धन्यवाद देता हूँ आज की कक्षा के लिए। मिलते हैं अगली कक्षा के अगले पाठ के साथ, अगले कवि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। आप अपने अध्ययन में जुटे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।